Welcome students. Welcome to the lecture number 2 of C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेटा आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा टाइप्स। ठीक है जी, जो हमारे लिए क्या है, डेटा टाइप्स। अब देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं, ज़रा उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो डेटा टाइप का मतलब पहली बात तो ये है कि जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज किस किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि भाई डेटा टाइप से हमें क्या पता लगता है। डेटा टाइप हमें बताता है कि भैया टाइप ऑफ डेटा सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज। ठीक है, द टाइप ऑफ डेटा सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज में हम लोग काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा को सपोर्ट करती है। जैसे मान लो हमने बोला इंटीजर डेटा है, फ्रैक्शनल डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, तो ऐसे कुछ हमने कुछ एग्जांपल ले ली। तो भाई सबसे पहले डेटा टाइप जो है वो हमें क्या बताता है कि जिस भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में हम लोग काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज किस किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है डेटा टाइप। ठीक है जी, तो चलो पहली बात तो हमें समझ में आई कि डेटा टाइप से हमें क्या पता लगा। नाउ उसके बाद देखते हैं कि डेटा टाइप हमें और क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। डेटा टाइप हमें ये भी बताता है कि डिसाइड्स द अबाउट द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड टू स्टोर द डेटा। ठीक है, अब हमने ये तो पता लगा लिया कि डेटा टाइप से पहली बात तो ये हमें पता लगती है कि जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं वो किस किस टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है। चलो जी, लेकिन अब जिस टाइप के डेटा को सपोर्ट करती है तो यानी कि जब भी यूज़र उस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट होगी ना कुछ मेमोरी मिलेगी ना जिसमें वो डेटा स्टोर कर पाएगा। तो डेटा टाइप से ये भी डिसाइड होता है कि किस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी जगह प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और तीसरी बात जो है जो डेटा टाइप हमें बताता है वो ये है, इट ऑल्सो फोकस ऑन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एलोकेटेड स्पेस। अब एक चीज़ देखो, आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आपने देखा इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ उसमें कौन सा टाइप दे रखा है, तो आपने उस टाइप को यूज़ किया। जब आपने उस टाइप को यूज़ किया तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज ने उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कुछ जगह भी बनाई। अच्छा, अब जो जगह उसने बनाई है वो एक लिमिटेड जगह बनाई होगी ना, अनलिमिटेड जगह तो नहीं बनाई होगी ना। तो ऑब्वियसली जब एक लिमिटेड जगह बनी है तो उस लिमिटेड जगह के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो भी तो लिमिटेड ही होगा। तो बेसिकली डेटा टाइप से हमें यह पता लगता है कि यार ये जो जगह हमें प्रोवाइड करी गई है इस जगह के अंदर सबसे छोटा नंबर हम क्या डलवा सकते हैं और सबसे बड़ा नंबर हम क्या डलवा सकते हैं। यानी डेटा टाइप से हमें एक और चीज़ पता लगती है कि भैया जो स्पेस हमें मिला हुआ है उस स्पेस के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम क्या डलवा सकते हैं, वो भी हमें डेटा टाइप के द्वारा ही पता लगता है। तो आज हम सी लैंग्वेज के जो डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप कौन कौन से हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, देखो जो सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। पहली है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी है हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, प्रिमिटिव एक तरह से समझ लो प्राइमरी हो गया और नॉन प्रिमिटिव मतलब सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं तो सी लैंग्वेज में हमें प्राइमरी कौन कौन से डेटा के ऊपर फोकस किया गया है। तो देखो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील करते हैं, कैरेक्टर्स के साथ, वॉइड। तो हमें ये चार प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दे रखे हैं सी लैंग्वेज के अंदर, यानी प्राइमरी हमारे ये चार डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो असल में क्या है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इन्हीं को यूज़ करके वो नॉन प्रिमिटिव वाले तैयार किए जाते हैं। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी हमारे पास दो हैं, पहला है डिराइव्ड डेटा टाइप और दूसरा है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। डिराइव्ड, जैसे मैंने बोला डिराइव करना का मतलब क्या है कि भाई कोई ऑलरेडी चीज़ है उसी को हमने यूज़ करके कुछ नया बना लिया।
ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज के सारे फीचर्स हमने अपने कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड कर लिए, तो इसका मतलब मैंने उसको डिराइव कर लिया। ठीक है, तो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, इन्हीं डेटा टाइप्स को यूज करके हमारे ये डिराइव डेटा टाइप्स तैयार होते हैं। तो हमारे डिराइव डेटा टाइप्स हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर्स, ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं ये डिराइव डेटा टाइप्स के अपने। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास है इनम, टाइप डेफ। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स की एक क्लासिफिकेशन हो गई। फिलहाल अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, हम बिगिन करेंगे अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप से। ठीक है, अब प्रिमिटिव से क्यों बिगिन करेंगे, क्योंकि मेन यही है, और आगे जैसे हम एरे का, स्ट्रक्चर का, यूनियन, पॉइंटर्स, इन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में भी थोड़ा ढंग से डिस्कस करेंगे कि हाँ ये क्या है। अभी एक क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये डायग्राम बना के दे दिया। ठीक है, तो शुरुआत जो करनी है वो हमने किससे करनी है, वो हमने करनी है प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही। तो पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन सा है, इंटीजर। तो चलिए, तो डेटा टाइप्स इन सी देख रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं फॉर स्टोरिंग इंटीग्रल डेटा, यानी कि अगर मैं सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे उसमें इंटीग्रल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं क्या करूं उस काम के लिए। तो देखिए, उस काम के लिए मुझे एक कीवर्ड दे रखा है, दैट इज इंट। ठीक है, अच्छा कहीं भी इसको हम साइंड इंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है यार इंट ज्यादा छोटा वर्ड है एज कंपेयर टू साइंड इंट, क्योंकि साइंड इंट में दो वर्ड्स आ रहे हैं, और जब वही सेम टू सेम काम सिर्फ इंट लिख के भी हो सकता है तो ऑब्वियसली मैं इसी को क्यों ना यूज करूं। अच्छा, तो पहली बात समझ में आई कि भैया जब हमें इंटीग्रल डेटा स्टोर करना होगा तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, इंट। अच्छा, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। जैसे हम किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस भाषा में अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो इंग्लिश लैंग्वेज की जब मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा एक वर्ड होता है पेन। आपको पता है पेन किसके लिए यूज होता है, जो राइटिंग ऑब्जेक्ट है हमारा उसके लिए पेन यूज होता है। वो पेन नाम का शब्द मैं और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकता। मैं किसी और ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए पेन वर्ड यूज नहीं कर सकता। उसी तरह से हम हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें हम उसको कलम कहते हैं। ठीक है जी, तो ठीक उसी तरह से जब हम सी भाषा की बात कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द यूज होता है जिसका नाम है इंट, और ये इंट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, जब आपको इंटीजर वैल्यूज के साथ काम करना हो तो आप इंट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पता लग गया कि इंटीजर वैल्यूज के लिए हमें इंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा अपने डेटा टाइप के बारे में बोला था ना, डेटा टाइप हमें एक और चीज बताता है कि भैया इस टाइप की वैल्यू के लिए मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी हमें। तो देखो, स्टोरेज स्पेस मिलता है यहाँ पे हमें 2 बाइट का, और 2 बाइट मतलब 16 बिट्स। आपको पता है कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो भाई जब एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है तो 2 बाइट 8 टू ज़ा 16 बिट्स के बराबर होंगी। तो हमें इंट के केस में 2 बाइट की जगह मेमोरी मिलेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, जब हमारे पास लिमिटेड एरिया है तो ऑब्वियसली उस लिमिटेड एरिया के अंदर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही तो स्टोर कर पाएंगे। तो ये हमें बताया गया कि भी आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहो कर सकते हो, बट उसकी रेंज क्या रहेगी, -32768 से लेकर +32767। ठीक है, तो अब जरा जो मैंने अभी यहाँ पे बातें पढ़ी, कीवर्ड, स्टोरेज, रेंज, जरा इसको एक बार और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, जब मैं कोई प्रोग्राम बनाऊं और मैंने अपने प्रोग्राम में इंट नाम का कीवर्ड लिख दिया, तो जैसे ही मैं इंट नाम का कीवर्ड लिखूंगा और जब मैं इसको प्रोसेस करवाऊंगा तो इस इंट वाले कीवर्ड को कौन देखेगा, मेरे सी लैंग्वेज का कंपाइलर देखेगा, और इसको देखकर वो ये समझ जाएगा कि यूजर क्या करना चाहता है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता है। अब ये कंपाइलर मेरे लिए क्या करेगा कि उस इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए वो मेरे मेमोरी में मुझे 2 बाइट की जगह बना के देगा। ठीक है, अब जगह बन गई। अब इस 2 बाइट की जगह के अंदर मैं वही डेटा स्टोर कर सकता हूं जो डेटा इस रेंज के अंदर आ रहा होगा, यानी कि -32768 से लेकर +32767, इस रेंज के अंदर जो भी नंबर आ रहा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो सकता है आराम से। मैं 20,000 स्टोर करना चाहूँ हो जाएगा, मैं 25,000 स्टोर करना चाहूँ, मैं 30,000 स्टोर करना चाहूँ,
मैं -10,000 स्टोर करना चाहूँ, यानी कि जो भी नंबर इस रेंज के बीच में आ रहे हैं उनमें से कोई भी नंबर मैं इस 2 बाइट की जगह में आराम से स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कहा कि यार अगर सपोज मान लो कि मैं इस 2 बाइट की जगह के अंदर एक डेटा डालने की कोशिश करूं 40,000, तो क्या होगा? अब देखो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है कि यार यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? 32,767, यही है पॉजिटिव में हाईएस्ट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे स्टोर करने की बात कर रहा हूँ 40,000, यार 40,000 तो इस रेंज से बड़ा ही है। ठीक है, तो यार ये तो स्टोर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब मैं 40,000 स्टोर करने की बात करूं या एक ऐसी स्टेटमेंट लिखूं जिससे 40,000 स्टोर करने की कोशिश की जा रही हो, तो ऑब्वियसली सिस्टम को मुझे क्या करना चाहिए? इस समय एरर दिखानी चाहिए, मुझे बताना चाहिए सिस्टम को कि भैया आप जो वैल्यू डाल रहे हो दैट इज आउट ऑफ द रेंज। ठीक है, कायदे से तो यही बनता है। लेकिन पता है आपको, अभी जो हमारा सी लैंग्वेज का कंपाइलर है, जब हम 40,000 वैल्यूज असाइन करने की स्टेटमेंट लिखेंगे तो सी लैंग्वेज हमें इसमें कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। मतलब कि हमसे डेटा भी 40,000 ले लेगा, लेकिन जब स्टोर करने की बात है वो यहां पे 40,000 बिल्कुल नहीं स्टोर करेगा। तो हम जानना चाह रहे हैं कि भैया अगर यहाँ पे 40,000 स्टोर नहीं करोगे तो यहाँ पे आखिर करोगे क्या स्टोर? इस जगह पे स्टोर होगा क्या? अब जरा इस बात को समझते हैं हम लोग कि भैया इस जगह पे स्टोर क्या चीज होगी, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैं इसके कारण बताने के बाद आपको एक दो सिचुएशंस बताऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा यस, अगर हमने इस रेंज का ध्यान नहीं रखा होता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे और हमें उसका सोल्यूशन भी पता नहीं लग पाता। तो चलिए समझते हैं जरा इसके बात को। अब जरा एक मिनट, चलिए अब जरा हम एक छोटा सा केस लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो कि मुझे एक रेंज दे रखी है, जैसे अभी हमारी रेंज तो बहुत बड़ी थी ना, -32,768 से लेकर +32,767 थी। लेकिन मैं पहले आपको जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं उसके लिए मैं एक छोटी रेंज लेके चलता हूं। मान लो मैंने रेंज ले ली -10 से लेकर +10, ये मैंने रेंज ले ली। ठीक है जी, मैंने -10 से लेकर +10 इस रेंज को ले लिया। अच्छा, अब सपोज जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब देखो, अब मैं इस रेंज को इस नंबर सीरीज पे एक बार प्लॉट करके देखता हूँ। ठीक है जी, तो अगर आप इसको नंबर सीरीज पे प्लॉट करेंगे तो आप क्या देखेंगे भाई, सेंटर में एक 0 आ गया। ठीक है, और इधर -1 -2 करते करते -10 तक जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये 10 तक। तो मैंने अब ये जो रेंज मुझे दे रखी थी यहाँ पे -10 टू +10, इस रेंज को मैंने इस नंबर सीरीज पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, अगर जरा इधर से देखो, इस रेंज में इधर से लेकर इधर तक कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर इधर हैं। अच्छा, इधर से लेकर इधर तक भी देख लो यार, 10 नंबर इधर भी हैं, और सेंटर में एक 0 भी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि यार ये जो मेरी रेंज है, इस रेंज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सपोज, तो हमें पता है यार इसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास 10 नंबर्स हैं, प्लस सेंटर में एक 0 है, प्लस राइट साइड में भी 10 नंबर्स हैं, तो यानी टोटल 21 नंबर्स हो गए। ठीक है, अब मैं कुछ केसेस लेता हूं, जैसे मान लो मैंने केस 1 लिया। सपोज मान लो यूजर जो नंबर स्टोर करना चाहता है वो 13 है। ठीक है, ऑब्वियसली यार 13 है, 13 तो 10 से बड़ा है ना, यानी कि आप तो इस रेंज से आगे की बात कर रहे हो। ठीक है, तो कायदे से 13 तो नहीं स्टोर होना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिस्टम जो है आपको एरर नहीं दिखाएगा बल्कि वो कुछ और नंबर स्टोर कर देगा। अब हम वही देखने जा रहे हैं वो नंबर क्या होगा। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा दैट इज n-r। अच्छा, अब n हमारा क्या नंबर, दैट इज 13 माइनस, अब रेंज वाला नंबर मेरा कितना है 21, तो 13 माइनस 21 करेंगे तो -8 आता है। तो इट मीन्स क्या है यहाँ पे कि अगर आपने नंबर दिया 13, तो सिस्टम आपसे 13 ले भी लेगा, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर क्या करवाएगा, वो स्टोर करवाएगा -8। ठीक है,
तो आपसे तो उसने 13 ले लिया, लेकिन वहां पे स्टोर क्या हुआ, स्टोर हुआ -8। एक और केस लेके चलते हैं, केस 2। केस 2 के अकॉर्डिंगली सपोज मान लो मैं जो नंबर स्टोर करना चाहता हूँ वो है 25। अपना फॉर्मूला वही करता हूँ n-r। तो नंबर तो 25 है और r हमारा 21 है, तो दैट इज 4। तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि अगर आपने नंबर एंटर करवाया 25, आपने नंबर एंटर करवाया 25, तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि आपने तो एंटर किया 25 लेकिन स्टोर उसने कर दिया 4। और देखो एक केस 3 और लेता हूं मैं, इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 65 ले लिया। अब वही n-r करना है। अच्छा, जब हमने यहां पे करा 65 माइनस 21, तो हमारे पास आंसर आया 44। लेकिन चक्कर क्या है यार, जो 44 आया वो तो अभी भी 10 से बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू तो 10 ही हो सकती है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर अगेन इस 44 को 21 से माइनस करो। ठीक है जी, तो जब तुम करोगे तो आ जाएगा 23, अभी भी रेंज से बाहर है। फिर माइनस किया 21 से, तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 2। हाँ, अब ये 2 जो है रेंज के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर यूजर इस केस के अकॉर्डिंगली अगर वो 65 स्टोर करता है, तो मेमोरी में जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस आपको बताए। तो मैंने बताया कि भी अगर आप रेंज लेके चल रहे हो -10 टू +10, तो सिस्टम मेमोरी में ये स्टोर कर लेगा। लेकिन एक बात हमारे माइंड में आई कि भाई ठीक है, हमने नंबर्स काउंट कर लिए, हमने बोल दिया जी रेंज में इतने नंबर्स हैं, और फिर हम नंबर माइनस रेंज कर रहे हैं, और जो नंबर निकल के आ रहा है हम कह रहे हैं जी ये नंबर जो है स्टोर होगा, इसकी बजाय ये नंबर स्टोर हो जाएगा। तो माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया है, कैसे बोल रहे हैं कि भाई ये 13 है, n-r करो -8 आएगा जी, -8 ही स्टोर होगा। अब जरा देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। अच्छा देखो, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, अगर हमें बोला जाता था कि भाई 4 प्लस करो 5 से, ठीक है, बचपन में हमें जब सिखाया जाता था एडिशन, तो उसमें हमें कुछ ऐसा बोला जाता था कि 4 + 5 करो। तो हमें बोला जाता था कि भाई 4 को अपने दिमाग में रखो, और उसके बाद हम 5 उंगलियां निकाल लेते थे और कहते थे 4 के आगे से गिनो। तो हम 4 के आगे से गिनना शुरू करते थे, 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ पे आंसर लिख देते थे 9। अब कंप्यूटर भी कुछ उसी तरह की काउंटिंग परफॉर्म कर रहा है। अब जरा देखो, पहला केस लेके चलते हैं। जब यूजर ने 13 एंटर किया, तो कंप्यूटर ने पॉजिटिव नंबर है यहां से काउंट करना शुरू किया। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गए यहाँ पे। अभी उसे 11 12 13 ये काउंट करना बाकी है, लेकिन आगे तो जा नहीं सकता बिकॉज यहीं तक ही रेंज है उसकी। तो अब क्या होगा, अब इस वक्त क्या होगा कि अब रेंज आगे तो है नहीं, तो कंट्रोल वापस बैक मूव करेगा और यहां से दोबारा से काउंटिंग अपनी शुरू कर देगा इस पॉइंट से वापस। तो 10 तक तो यहां गिन लिया था ना, 1 से लेके 10 तक आ गए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आए, इस पे गिना उसने 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। तो देखो 13 नंबर कहां पे रुक रहा है, -8 पे। तो इस कारण से जब 13 स्टोर करोगे तो मेमोरी में क्या स्टोर होगा, -8। दूसरा केस देखते हैं जहां पे हमने 25 का केस लेके चले थे। ठीक है, कि भाई हमने 25 डाला और 4 कैसे स्टोर हो रहा है। चलो यूजर ने नंबर दिया है 25, तो अब गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहां तक पूरे हो गए। फिर यहां से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां तक 20 कंप्लीट हो गए। 21 22 23 24 और 25। अब देखो 25 किस पे आके रुका है, 4 पे आके रुका है। तभी देखो यहाँ पे 25 डाला तो 4 आ गए यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऐसे ही 65 के केस को भी करेंगे तो भी हमारे पास 2 पे जाके ही ये रुकेगा। क्लियर इतनी बात। अच्छा, ये तो चलो हो गया उस केस का जो हमने जस्ट एज एन एग्जांपल के तौर पे लिया रेंज को। लेकिन हमारा जो मेन केस था उसमें तुम्हारी रेंज थी -3 2 7 6 8 से लेकर +3 2 7 6 7, ये रेंज थी। और हमें तो ये जानना था कि भाई यूजर ने अगर नंबर दे दिया है 40,000, तो उस केस में स्टोर क्या होगा, हमें तो ये पता करना था। ठीक है जी, तो अब हमें इस चीज के बारे में जानना है कि भाई यूजर ने अगर 40,000 दे दिया यहां पे, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, अब हमारी रेंज ये ले ली हमने। ठीक है, तो वही सेंटर में अब जरा रेंज वाला नंबर निकालते हैं। देखो इधर सबसे पहली बात,
इसमें देख लो आप, इधर से अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास नंबर हो गए 32767। और अगर हम इधर से देखें तो हमारे पास 1 से लेकर 32768 इतने नंबर्स यहाँ पे हैं और सेंटर में एक 0। ठीक है, तो जरा इसकी भी रेंज निकालते हैं। तो 32768 प्लस सेंटर में 0 प्लस 32767। तो मैंने ये सारे नंबरों को ऐड किया तो मेरे पास आया 65536। ओके, और अब अगर मुझे तो यूजर ने नंबर क्या दिया है 40,000 और रेंज वाला नंबर क्या है 65536। अपना वही फॉर्मूला n माइनस आर चलाते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, n हमें यूजर ने दे रखा है 40,000। ठीक है जी, n यूजर ने कितना दे रखा है 40,000 और r हमारे पास कितना निकला 65536। तो हमने करना है 40,000 माइनस 65536, तो हमारे पास आया -25536। ठीक है जी, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर यूजर स्टोर कर रहा है, क्या यूजर ने एंटर किया है 40,000 तो मेमोरी में जाके स्टोर, यानी कि वो हमसे 40,000 तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर क्या करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर करेगा वो -25536। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हमने यहां तो देख लिया। एक बार हम क्या करते हैं कि इसी केस को अपना सी लैंग्वेज में बना के देखते हैं ताकि आपको भी यकीन आ जाए कि हाँ भाई 40,000 डाल रहे हैं तो वो नंबर नहीं बल्कि कोई और नंबर जाके स्टोर हो रहा है वहां पे। तो मैं जरा आपको इसमें सी लैंग्वेज का विंडो ओपन करके फिर उसमें मैं आपको काम करके दिखाता हूं। ठीक है जी, तो ये स्टार्ट टर्बो सी, तो अब मैंने फाइल में गया और एक न्यू ऑप्शन खोला। ठीक है, तो ये मेरे सामने विंडो खुल गया। अच्छा, अब मैं कुछ कोड लिख रहा हूं यहां पे। अभी आपने उस कोड में मैं बड़ी सारी चीजें यूज करूंगा, उसके बारे में ज्यादा भी चिंता नहीं करनी क्योंकि आगे हम जैसे आपको सी लैंग्वेज सिखाएंगे तो उन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल अभी सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग सिर्फ ये हो रही है कि हमने इंट यूज किया, 40,000 डाला, तो क्या वाकई में हमारे पास -25,536 स्टोर होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको टेस्ट करवाने के लिए आपको सी लैंग्वेज के इस टेक्स्ट एडिटर में, जिसको हम टर्बो सी कहते हैं, उसमें मैं ये कोड आपके लिए लिख के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, बाकी अभी आप चिंता ना कीजिए कि क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड स्टूडियो, ये सब के बारे में आपको मैं बाद में भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी कोड हम अपना पूरा स्टार्ट करते हैं। void main, इसके बाद मैंने अभी यहाँ पे int का इस्तेमाल किया। देख लो अब int यूज कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने उसके बाद क्या करा, a इक्वल टू 40,000। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं जो भी a के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो स्क्रीन पे दिखे। तो हमारे पास ना एक printf नाम की चीज होती है जो डेटा को, आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए यूज होती है। तो अभी मैं फिलहाल उसी को यूज कर रहा हूं। बाकी ये %d क्यों लिखा है ये हम बाद में देखेंगे, कॉमा a। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मुझे क्या करेगा, ये मुझे a की करंट वैल्यू जो भी होगी वो मुझे दिखा देगा, यानी कि जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में a की वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे शो कर देगा। और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूं। ठीक है, बस मैं इसको एक बार चला के देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हम चाह रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, h। ठीक है, अब जरा चला के देखते हैं इसको। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a के अंदर क्या दिख रहा है, -25536। यानी कि जो बात मैं आपको कह रहा था कि आपने a के अंदर डाला 40,000, लेकिन जब आपने उसकी a की वैल्यू प्रिंट करी तो क्या दिखा वहां पे, -25536, यानी कि 40,000 नहीं दिखा मुझे। ठीक है जी, तो एक चीज ये समझ में आई हमें, हमारे पास यहाँ पे कि अगर मैं रेंज से बियॉन्ड नंबर डाल रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि रेंज से बियॉन्ड नंबर जब मैं डालूंगा तो अगर सपोज बियॉन्ड वाला नंबर अगर मैं डालूंगा तो मुझे एरर देगा, नहीं, वो एरर नहीं देगा आपसे,
आपसे वो डेटा एक्सेप्ट भी कर लेगा, लेकिन वहां पे स्टोर क्या कर देगा, कुछ और स्टोर कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा एक और चीज देख, अब यहां पे हम आ गए। अब एक और चीज देखते हैं यहां पे कि ये तो हमने देख लिया कि ये इस तरह से हो रहा है, हमारे सामने 40,000 डाल रहे हैं, तो वहां पे 40,000 नहीं बल्कि कोई और नंबर स्टोर हो रहा है हमारे सामने। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं वेरिएबल में रेंज से बड़ा नंबर डालूंगा तो कुछ और नंबर वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं जिसमें आपको कुछ और चीज भी पता लगेगी कि आपको और क्या ध्यान रखना है यहां पे। ठीक है। अब इसी को मैं एक नया एग्जांपल बनाते हैं। चलिए, अब इसमें मैं एग्जांपल आपके लिए दोबारा बना रहा हूं एक। मैंने यहां पे एक ए वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं इस बार स्टोर करवा देता हूं, दैट इज 15,000 स्टोर करवाता हूं। ठीक है। तो मैंने एक ए नाम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने डलवा दिया 15,000। क्लियर थी बात? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे सामने, अब मैंने क्या किया यहां पे कि एक बी वेरिएबल ले लेता हूं एक और। ठीक है। और मैंने क्या किया, एक इंट बी भी ले लिया एक और। अब मैंने इस बी में करा ए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल लेते हैं, इंटू 10। ठीक है। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100। अच्छा, अब मैंने क्या करा, ए की यानी जो भी वैल्यू दैट इज 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि यहां पे एक बी ले रखा था, एक और सी भी ले लेते हैं, कॉमा करके मैंने सी भी ले लिया। तो मैंने यहां पे 3 ले लिए इंट वाले, एक ए, बी और सी। और फिर मैंने सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दिया। ठीक है। और अब मैं देखना चाहता हूं कि भाई सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे सामने। अच्छा, अब मैं यहां पे सी की वैल्यू चेक करना चाहता हूं। अच्छा, अब वैसे तो यार हमें दिख ही रहा है यार कि ए के अंदर 15,000 है। अच्छा, बी में मैंने लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। अच्छा, 10 अपॉन 100 क्या होता है? 10 अपॉन 100 मतलब होता है 10%। तो एक तरह से 15,000 का 10% हम निकालने की बात कर रहे हैं। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? 15,000 का 10%। तो भाई 15,000 का अगर आप 10 अपॉन 100 10% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1,500 मिलेगा। ठीक है जी। 15,000 का 10% क्या होता है? 1,500 ही होता है। और जब मैं यहां नीचे 15,000 में से 1,500 माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास 13,500 आना चाहिए आंसर। क्लियर है आई थिंक सबको? लेकिन अब जरा देखते हैं क्या वाकई में हमें 13,500 ही आंसर मिलेगा या कुछ और मिलेगा। चलिए, अब जरा इसको हम चला के देख रहे हैं एक बार। तो हमने देखा यहां पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है C इज इक्वल टू 14811। एक्चुअली तुम्हारा पुराना भी डेटा भी दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा काम मुझे यहां पे करना पड़ेगा, वो है क्लियर स्क्रीन का CLRS। ठीक है जी। ये एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए, सो दैट पुराना डेटा आपको ना दिखाई दे। अब देखो तुम ध्यान से यहां पे, अब तुम्हें आंसर क्या आ रहा है? 14811। हमने कहा यार ये क्या बेकार बात है भाई, अभी हमने सब कुछ कैलकुलेट किया भाई, ये 10/100 मतलब 10% निकाल रहे हैं और 15,000 का 10% 1,500 बनता है। और 15,000 में से जब मैं 1,500 माइनस करूंगा तो यार ऑब्वियस बात है मुझे आंसर तो 13,500 मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आंसर आ रहा है 14,811। ठीक है ना, यही आंसर आ रहा है ना तुम्हारा, देखो 14,811। तो भैया ये कैसे आ गया मेरे सामने आंसर? अब जरा इस बात को भी हम समझते हैं कि ये आंसर हमें कैसे मिला। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब देखो जो हमारा जो केस था, उस केस के अंदर क्या था? उस केस के अंदर ए के अंदर हम लोगों ने, ए था उसके अंदर हमने 15,000 डलवाया था। अच्छा, फिर बी इज इक्वल टू क्या करा था मैंने? ए को मल्टीप्लाई करो 10 डिवाइड बाय 100। अब जरा हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं कि भैया इसका आंसर क्या निकल रहा है। ए की वैल्यू 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। अच्छा, अब ये क्या होगा? सबसे पहले ये जब सॉल्व करेंगे तो ये 15,000 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 15,000 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आप एक चीज समझ लीजिए, अब ये 15,000 नहीं रहा, ये बन गया 1.5 लाख।
और 1,50,000 तो ऑब्वियसली इंट की रेंज से बाहर है, क्योंकि इंट में तो मैक्सिमम 32767 तक डेटा डाल सकते हैं। अब ये विद इन द कैलकुलेशन ये रेंज से बियॉन्ड हो गया। तो भाई अब इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, अब होगा क्या यहां पे, अब सिस्टम क्या करेगा कि वो इस डेटा को विद इन द रेंज लेकर आएगा। यानी कि वो 1.5 लाख को तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसकी रेंज के अंदर है ही नहीं। तो जब भी कोई आउट ऑफ द रेंज वैल्यू आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको मैनिपुलेट करके उसको ऐसा नंबर जनरेट कर देता है जो उस रेंज के अंदर है। अब जरा इसके अंदर देखें, इस केस में देखें कि क्या वैल्यू जनरेट होगी। तो हमारा फॉर्मूला वही n-r वाला, n-r वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। नंबर इस बार हमारे पास क्या है, 1.5 लाख है भाई, और माइनस किससे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वही अपना जो सारा रेंज ऐड करके हुआ था 65536। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जब तुम यहाँ पे क्या करोगे 1.5 लाख को, ठीक है जी, तुम माइनस करोगे 65536 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 84464। ठीक है, लेकिन 84464 जो आंसर आया तो अभी भी इस रेंज से बड़ा है। तो दोबारा से -65536 से माइनस करो। तो जब तुमने माइनस करा 65536 से, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया दैट इज, नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे पास सॉल्व करने पर आंसर है 18928। तो 18,928, ऑब्वियसली 18,928 32,000 से छोटा है, तो ये तो रेंज के अंदर आ गया। तो क्या होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली यहां पे जहां 1.5 लाख आया है उस 1.5 लाख की जगह सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या एडजस्ट कर देगा, 18928। तो जब ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय इससे हुआ क्या नाम है ये, तो ये कितना आ गया हमारा पास, 1.5 लाख बन गया। सॉरी यहाँ पे इधर था। ठीक है जी, तो ये 15,000 जब मल्टीप्लाई किया तो 1.5 लाख बन गया। अब 1.5 लाख को उसने क्या एडजस्ट किया यहाँ पे, 18928 और डिवाइड बाय 100 करा। तो जब ये 18928 को डिवाइड बाय 100 किया तो यहां पे क्या आया, यहां पे आ गया 189.28। अब इंटीजर की बात कर रहे हैं तो डेसिमल वाला तो एंटरटेन होगा नहीं, तो डेसिमल वाला हट जाएगा और 189 आ जाएगा। यानी कि यहां पे बी के अंदर वैल्यू क्या आई, बी के अंदर तुम्हारे वैल्यू आ गई दैट इज 189। और फिर हम सी निकालने के लिए क्या कर रहे थे, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर रहे थे ना। तो भैया ए तो तुम्हारे पास कितना था, ए था हमारे पास 15,000। ठीक है जी, ए हमारे पास 15,000 दे रखा था, तो 15,000 माइनस, और बी हमारा 189 निकला। जब आप इसको माइनस करोगे 15,000 से तो आपके पास आएगा 14811। ठीक है जी, जब आप यहां पे 15,000 को माइनस करोगे किससे, 189 से, तो आपको मिलेगा 14811 आंसर, जो कि हमें वहां पे आ रहा था। तो देखो अब इन सब चीजों को जानना क्यों जरूरी है। अब आप एक चीज सोचो, मान लो आप किसी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी स्टोर करनी है। अब सोचो कि आपने देखा अच्छा सैलरी स्टोर करनी है, आपने ये नहीं देखा सोचा कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी है कितनी। आपने कहा अच्छा सैलरी, चलो जी इंट ले लो। तो आप खुद एक चीज सोचो, आपने तो इंट ले लिया, अब हुआ क्या कि भैया जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 32767 तक थी उनकी सैलरी तो सही से स्टोर हो गई, लेकिन जिन बंदों की सैलरी इससे ऊपर है, यानी कि मान लो कोई हायर ऑफिशियल है जिसकी सैलरी 40,000 है, तो क्या होगा, हम एंटर करेंगे 40,000, इनपुट करने वाला बंदा तो 40,000 एंटर करेगा, लेकिन सिस्टम में स्टोर क्या हो जाएगा, -25536। यानी कि 32,767 से ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी होगी उन सब की सैलरी नेगेटिव में स्टोर होने लग जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं अगर नेगेटिव में डेटा स्टोर होने लग गया तो आपका सारा डेटा गलत हो जाएगा। और जो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन से आपको मैंने सॉल्व करके बताया, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है जरूरी कि हम जब डेटा डलवा रहे हैं तभी हमें ध्यान रखना है। अगर कोई कैलकुलेशन के दौरान भी अगर हमारी रेंज, हमारा कोई ऐसा नंबर जनरेट हो जाता है जो हमारी रेंज से बियॉन्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली उस नंबर को एडजस्ट करके वो नंबर बना देता है जो उस रेंज के अंदर। जैसे यहाँ पे 1.5 लाख को इसने 18,928 बना दिया। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जो अभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया जिसका आंसर 14811 आ रहा है,
अगर किसी बंदे को इस रेंज के कंसेप्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो किसी भी हालत में उसका आंसर गलत क्यों आ रहा है उसका रिजल्ट वो कभी नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, आपकी सारी सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन आंसर आपका गलत आ रहा है, तो अगर आपको इस रेंज के कंसेप्ट के बारे में ध्यान होगा तो ही तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकोगे। तो ये जो हम डेटा टाइप्स का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने इंट नाम के डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको आपने बिल्कुल अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा के रख लेना है। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो और अदर डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करना सीखेंगे थॉरली। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।